जय हिंद। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के चौथे पेपर का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, सबके लिए अनिवार्य है। पहला और चौथा पेपर सबके लिए ज़रूरी है, दूसरा और तीसरा पेपर सबका ऑप्शनल होता है। ठीक है, जिसका नाम है जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक है, जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा, इस पर हम आज वीडियो बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका हम पहला चैप्टर आज शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें दो भाग हैं। पहला, जैसा कि बुक का ही नाम है, जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा, मीन्स पहला भाग है जनसंख्या का, दूसरा भाग है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक है, तो हम अभी जनसंख्या का शुरू करेंगे। जनसंख्या में पहला चैप्टर है, पहले भाग का पहला चैप्टर है जननांकी, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी 1, जननांकी 1। ठीक है, तो आज इसका हम वीडियो बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आज का वीडियो पूरा देखें, इससे कम से कम आप 10-15 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ये चैप्टर एक कंप्लीट कर लेते हैं। इसके सारे पहलू को हम ध्यान रख के बनाए हैं वीडियो। ठीक है, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें एनर्जी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम भी वीडियो बनाएं। ठीक है, और आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक हो। ठीक है, और उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो अच्छे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम व्यतीत किए। आइए, पेपर 4 है जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा, पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, इसका भाग 1, इसमें दो भाग हैं। पहला भाग है जनसंख्या का, दूसरा भाग है पर्यावरण, मीन्स फर्स्ट भाग है पॉपुलेशन, सेकंड भाग है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पहले भाग का पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है जननांकी 1, मीन्स डेमोग्राफी 1। ठीक है, डेमोग्राफी 1। तो उसका हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जननांकी का अर्थ क्या होता है। भाई पहले तो जो चैप्टर का नाम है उसी का अर्थ जान ले। जननांकी का अर्थ होता है जनसंख्या विश्लेषण का अध्ययन, जनसंख्या विश्लेषण का अध्ययन। जो भी जनसंख्या हम लोग काउंटिंग होती है या गिनती है, जो भी जनसंख्या है उसके विश्लेषण का अध्ययन, मतलब उसके बारे में पढ़ना, इसी को बोलते हैं जननांकी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जननांकी, जननांकी मीन्स डेमोग्राफी, डेमोग्राफी अंग्रेजी में शब्द है। जननांकी का नामकरण सबसे पहले किसने किया। मीन्स डेमोग्राफी शब्द को सबसे पहले किसने नाम दिया कि हाँ भाई ये अध्ययन बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए और इसको इस टॉपिक के अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले 1955 में, 1955 में फ्रेंच गणितज्ञ लुई लार्ड ने किया था। लुई लार्ड। ठीक है, 1955 में फ्रेंच के थे ये, इसलिए इनको फ्रेंच गणितज्ञ बोला गया। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि नहीं, इसके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए, जननांकी के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 है, जननांकी का अर्थ बर्कले के अनुसार क्या है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी ये सब हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हर अलग अलग वैज्ञानिक का, अलग अलग दार्शनिक का, सेम चीज़ का अलग अलग मत होता है या अलग अलग डेफिनेशन वो लोग देते हैं। तो बर्कले ने जननांकी का अर्थ क्या बताया था, ये देखते हैं। तो बर्कले के अनुसार जननांकी का अर्थ था जनसंख्या का संख्यात्मक चित्रण, जननांकी के नाम से जाना जाता है। मीन्स जनसंख्या का संख्यात्मक मीन्स न्यूमेरिकल सिस्टम, मीन्स जनसंख्या को नंबर में काउंट करके बताए कि हाँ ये इतनी जनसंख्या है, इस टाइप की जनसंख्या इतनी है, इस टाइप की जनसंख्या इतनी है। ये सब जो मिलाकर ये जो अध्ययन किया जाता है, तो उन्होंने ये बताया कि जनसंख्या का संख्यात्मक चित्रण जननांकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, जननांकी के कितने उद्देश्य हैं। देखिए, जननांकी किया जा रहा है, जनगणना किया जाएगा, तो उसके उद्देश्य भी होने चाहिए ना। तो इसके मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं, स्थैतिक दृष्टिकोण और प्रायोगिक या गत्यात्मक। इसके 2 उद्देश्य हैं, जननांकी के 2 उद्देश्य में इसके बारे में पढ़ा जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है जननांकी के बारे में। कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए भाई, कोई भी कुछ भी पढ़ाई करता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, कोई बता दिया कि ये पढ़ना है पढ़ नहीं, सबका एक उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्थैतिक दृष्टिकोण और प्रायोगिक या गत्यात्मक दृष्टिकोण।
तो स्थैतिक दृष्टिकोण क्या है? स्थैतिक मीन्स हमको पता रहे कि भाई हमारा जो एरिया है, क्षेत्र है, देश है, जो भी राज्य है, उसमें हमारे कितने लोग निवास कर रहे हैं, कितने लोग हैं, इससे संबंध रखता है। इस काउंटिंग पता लग जाए कि कितने लोग हैं, ताकि उससे हम कोई भी काम करें तो हमें अनुमान रहे कि हाँ भाई हमारी इतनी जनसंख्या है तो हमारा ये काम सफल होगा कि नहीं होगा, ये काम शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है प्रायोगिक या गत्यात्मक। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी से है, क्वेश्चन 5 है, प्रायोगिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जननांकी कितने उपविभाग किए जा सकते हैं। मीन्स प्रायोगिक दृष्टिकोण से या गत्यात्मक दृष्टिकोण से जननांकी को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में। पहला है वर्णनात्मक दृष्टिकोण, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, तुलनात्मक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक या अनुवांशिक। ठीक है। वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक या अनुवांशिक। ठीक है। मीन्स वर्णनात्मक में अलग अलग वर्णों को अलग अलग कैटेगरी वाइज काउंटिंग करना, विश्लेषणात्मक अलग अलग गुण वाइज, अलग अलग कंपेरिजन वाइज कि भाई ये, तो ये सब चीज़ें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो जननांकी होगी ये सब इसमें आएगा। ठीक है। और ताकि कंपेयर कर सकें किस टाइप के लोग कहाँ किधर कैसे हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? जनसंख्या घनत्व, जब जनसंख्या के बारे में बात होगी तो जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही ज़रूरी है कि क्या है जनसंख्या घनत्व। तो घनत्व मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का आपस में कितनी दूरी है। ठीक है। जैसे गैस का घनत्व कम होता है क्योंकि उनके गैस के जो अणु होते हैं आपस में उनकी दूरी ज़्यादा होती है, लेकिन यही ठोस में देखा जाए तो ठोस में जो अणु होते हैं उनकी दूरी आपस में एकदम सटे होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, इतने चिपके होते हैं कि वो एक दूसरे से बिखर नहीं सकते जब तक उसको बाहरी फोर्स न दिया जाए। लेकिन गैस में ऐसा नहीं है, उनके आपस में ही दूर रहते हैं। ऐसे कहीं रख देंगे तो अब जैसे अगरबत्ती एक कोने में जाते हैं पूरा सुगंध चारों तरफ फैल जाता है, तो वो गैस चारों तरफ अपने आप फैल जाएगा। ठीक है। कोई भी गैस, इसलिए वो उनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है, तो आपस में बीच की दूरी। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व का मतलब है जो लोग हैं, लोगों के आपस में बीच की दूरी कितनी है, कितनी दूरी पे लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो ये है, इसका डेफिनेशन है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब इसको एक फार्मूला भी बना सकते हैं कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, किसी भी जगह की, किसी भी देश की जनसंख्या बटा उसका क्षेत्रफल। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ बटा भारत का जो भी क्षेत्रफल है उससे डिवाइड कर देंगे तो भारत की जनसंख्या घनत्व निकल आएगा। या जैसे मान लीजिए गोरखपुर का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो गोरखपुर की आबादी डिवाइडेड बाई गोरखपुर का क्षेत्रफल। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व हो गया कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। छठा क्वेश्चन है व्यक्ति भूमि अनुपात क्या होता है? एक्चुअली जनसंख्या घनत्व भी वही है, व्यक्ति भूमि, व्यक्ति है जनसंख्या बटा एरिया था, क्षेत्रफल था, तो यही है व्यक्ति। जनसंख्या मतलब व्यक्ति और भूमि मतलब एरिया। तो व्यक्ति भूमि या मैन्ड लैंड रेशियो क्या होता है? मैन्ड लैंड रेशियो, तो ये भी वही है, लेकिन बस इसका ये दोनों में डिफरेंस है कि एक पार्टिकुलर एरिया के लिए हो जाता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र की जनसंख्या को विशिष्ट क्षेत्र के क्षेत्रफल से भाग दिया जाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया बहुत बड़ा है, इसका जनसंख्या घनत्व निकल गया, लेकिन अगर इसका व्यक्ति भूमि अनुपात निकाला जाए तो इंडिया में बहुत से ऐसे जगह होंगे जहाँ कई किलोमीटर पर कोई नहीं रहता होगा, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम होगा। कुछ ऐसे जगह होंगे कि एक के ऊपर एक लोग चढ़े होंगे, इतना ज़्यादा होंगे कि वहाँ रहने की जगह नहीं होगी। जैसे दिल्ली बहुत घनी आबादी क्षेत्र है, तो किसी विशिष्ट एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या डिवाइडेड बाय उस विशिष्ट एरिया का क्षेत्रफल होता है मैन लैंड रेशियो। ठीक है। मीन्स किसी विशिष्ट क्षेत्र की जनसंख्या को विशिष्ट क्षेत्र के क्षेत्रफल से भाग दिया जाए या उसको अनुपात कह सकते हैं। ठीक है। उसको व्यक्ति भूमि अनुपात कहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि घनत्व किसे कहते हैं? कृषि घनत्व, इसका आंसर है कृषि में लगी जनसंख्या तथा कुल कृषि योग्य भूमि। देखिए यहाँ भी घनत्व है तो जनसंख्या बटा भूमि होगा, जनसंख्या बटा एरिया, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कृषि घनत्व, कृषि में लगी हुई जनसंख्या अपने आप बना सकते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व था तो जनसंख्या डिवाइडेड बाई वहाँ का क्षेत्रफल। ठीक है। जो भी जनसंख्या, जहाँ की जनसंख्या उसका क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ कृषि घनत्व है, तो कृषि घनत्व में क्या है? कृषि में लगी हुई जनसंख्या है,
डिवाइडेड बाई टोटल कृषि योग्य भूमि, ठीक है, मतलब कृषि घनत्व है तो कृषि से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, कृषि में लगी हुई जनसंख्या डिवाइडेड बाई कृषि में कृषि योग्य भूमि, जो भी उसका रेशियो आएगा उसको कृषि घनत्व कहेंगे, ठीक है, मतलब कृषि में लगी जनसंख्या तथा कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पोषण घनत्व किसे कहते हैं? पोषण घनत्व, पोषण घनत्व टेक्निक मालूम हो गया कैसे निकाल सकते हैं? एक बार आँख बंद करके आप उसको बताइए क्या हो सकता है इसमें, अपने आप सोचिए, तब जाके ये समझ में आएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। ऐसा नहीं कि बीएड के एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें जो है ना हमेशा काम आएगा, तो कभी भी आप उसको निकाल सकते हैं कि एक बार दिमाग में बैठ गया सही से, ठीक है। तो घनत्व है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या बटा क्षेत्रफल तो होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें है प्रति एकड़ भूमि जिससे ग्रामीण जनसंख्या, आ गया ना जनसंख्या, जनसंख्या पोषित होती है, पोषण घनत्व है तो पोषित होने वाली जनसंख्या बटा उस कितने एरिया पे वो पोषित होते हैं, मतलब कितने ज़मीन पे कितने लोगों का पोषण होता है, ठीक है। तो प्रति एकड़ भूमि से जितने ग्रामीण जनसंख्या पोषित होती है उसे पोषण घनत्व कहते हैं। मीन्स कितने लोगों का पोषण हो रहा है डिवाइडेड बाई कितने एरिया में उतने लोगों का पोषण हो रहा है, ठीक है। जितने लोग का पोषण हो रहा है ऊपर, जितने लोग का जितने क्षेत्रफल से उस लोग का पोषण हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ है तो पर एकड़ में ही निकालते हैं, क्योंकि अभी ऐसे तो हर बार हर डाटा बदल जाएगा ना, तो एक इकाई क्षेत्रफल ले लेते हैं एकड़, तो एकड़ में निकालते हैं कि 1 एकड़ में कितने लोगों का पोषण हो रहा है, वही उसका पोषण घनत्व हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हर एरिया वाइज तो इसका 2 एकड़ में ज़्यादा लोग हो जाएगा, 3 एकड़ में और ज़्यादा लोग हो जाएगा, तो एक इकाई क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए प्रति एकड़ भूमि से जितने जनसंख्या पोषित होती है उससे पोषण घनत्व कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्यतः कितने कारक हैं? कि जनसंख्या के घनत्व को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बहुत लोग रह रहे हैं, यहाँ लगभग 5000 लोग हैं, कोई एक कैंपस है उसमें 5000 लोग, पता चला कि इसी में 5 लोगों को कोरोना है या 2 लोगों को कोरोना बीमारी है, देखिए फटाफट वहाँ की जनसंख्या गायब हो जाएगी, जान है तो जहान है, तुरंत वहाँ से जनसंख्या घनत्व तो कम हो जाएगा। तो एक कारक हो गया कि भाई उस बीमारी की वजह से वहाँ का जनसंख्या लोग साइड हो गए, वहाँ का जो पर जितना भी एरिया था जो ज़्यादा लोग थे धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, न कि हम उसको ऐसा बता रहे हैं कि ये कारक एक कारक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिए कि किस वजह से जनसंख्या में के घनत्व में चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं, ठीक है। 3 कारक कौन कौन से हैं? पहला है अस्थायी तथा विश्वव्यापी कारक, दूसरा है अल्पव्यापी कारक, तीसरा है सामाजिक कारक। जैसे अस्थायी एवं विश्वव्यापी कारक मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं पठारी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ कोई क्यों रहेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जनसंख्या घनत्व कम होगा, तो ये अस्थायी है, वहाँ न बदलने वाला है कुछ, न पहाड़ है तो है, रेगिस्तान है तो है, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम होगा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ ये अस्थायी हो गया। कुछ हो गया अल्पव्यापी कारक, जैसे मान लीजिए कि कहीं का रहन सहन, वातावरण, पानी, मिट्टी सब उपजाऊ है, पानी भी अच्छा है, मीठा है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, वहाँ हर चीज़ अगर सूटेबल होगा वहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। एक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक मतलब सोशल, जैसे समाज में रहने वाले लोगों की वजह से कहीं जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहीं मान लीजिए कुछ सामाजिक का, जैसे मान लीजिए कहीं धार्मिक अनुष्ठान है कहीं, तो वहाँ उस वजह से अगर जनसंख्या घनत्व अगर आ रहा है, जनसंख्या उस वजह से वहाँ पर रह रही है, तो सामाजिक कारक हो गया, ठीक है। तो ये 3 तरह के कारक हो गए, अस्थाई, अल्पव्यापी और सामाजिक। समाज की वजह से, अल्पव्यापी मतलब वहाँ के रहन सहन अगर सूटेबल है उसके वजह से, और एक अस्थाई मतलब जहाँ का रहन सहन उसके हिसाब से सूटेबल नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, भारत में प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, भारत में प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले को क्या कहा जाता है? तो प्रजनन दर को प्रभावित करने के लिए डेविस तथा ब्लैक ने बताया था, इनको बताना जरूरी है नाम उनका, क्योंकि उन्हीं के नाम से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी एक क्वेश्चन एक और तैयार हो जाएगा कि डेविस तथा ब्लैक के अनुसार इसे मध्यवर्ती कारक कहा जाता है। मध्यवर्ती, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्यवर्ती कारक किसको प्रभावित करता है? तो भारत में प्रजनन दर को प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के आए तो आपको चीज़ों को याद रखना है, चीज़ें याद रहेंगी तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेटर चाहता है कि कैसे भी हम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को
टेक्निकल तरीके से घुमा दिया जाए, ठीक है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए कि अरे ये है कि दूसरा है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आएगा तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन को रट्टा मारेंगे तो आप फिर क्वेश्चन का पैटर्न, अगर क्वेश्चन को घुमा देगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो भारत में प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारक का नाम है मध्यवर्ती कारक, ठीक है। आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए, बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत मतलब ये क्वेश्चन चुन चुन के बनाया गया, इससे क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आप 100% करेंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम छोड़ के चले हैं, क्योंकि जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर वाइज में तो आपको पूरा टॉपिक कवर होगा ना। जैसे बुक वाइज था तो बुक में तो कुछ टॉपिक छूट भी सकता था, लेकिन आप ही लोग का डिमांड था कि नहीं सर चैप्टर वाइज बताइए, तो चैप्टर वाइज तो अच्छा है लेकिन इसमें टाइम लगता है, तो अपने पास टाइम कम था इसलिए हम बुक वाइज कर रहे थे। खैर कोई नहीं, टाइम तो मैनेज हो जाएगा, टाइम तो अभी है, अभी तो एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं भरा गया है, एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम का डेट आएगा, फिर तब तक टाइम मिल जाएगा। तब तक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चैप्टर को कवर कर लें, ठीक है। आप लोग वीडियो को पे बने रहिए, पूरे लास्ट तक देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रवास का क्या अर्थ है? प्रवास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब है? माइग्रेशन का मतलब है दीर्घकाल के लिए निवास परिवर्तन, दीर्घकाल के लिए निवास परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि कहीं यहीं का है, जैसे आप सुने होंगे प्रवासी भारतीय, मतलब भारत के हैं और कहीं और प्रवास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ जलवायु चेंज की वजह से कुछ जो पक्षी हैं, दूसरे देशों के पक्षी इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ कुछ सीजन रहेंगे, मतलब कुछ महीने रहेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए कहीं घूमने गए तो प्रवास हो गया ना। प्रवास का मतलब हो गया कि दीर्घकाल के लिए निवास परिवर्तन, कुछ दिन के लिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए निवास परिवर्तन अगर हो रहा है, रहने का जगह परिवर्तन हो रहा है, तो उसे प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह का स्थान में परिवर्तन, ठीक है। ये हो गया प्रवास। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 में है आंतरिक प्रवास का क्या मतलब है? आंतरिक प्रवास, आंतरिक नाम से ही स्पष्ट है, प्रवास का मतलब समझ गए और आंतरिक का मतलब समझ गए, मतलब अंदर ही अंदर प्रवास हो गया, अंदर ही अंदर जगह का स्थान चेंज हो गया, स्थानांतरण हो गया अंदर ही अंदर, तो उसे आंतरिक प्रवास। अंदर अंदर मतलब देश के ही अंदर या कोई शहर के ही अंदर या कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई स्टेट के अंदर, मतलब कोई ना कोई आंतरिक ऐसे, ठीक है। जैसे गांव से नगर की ओर कोई जनसंख्या जा रही है तो आंतरिक प्रवास हो गया, या एक गांव से दूसरे गांव में गई जनसंख्या, एक गांव से दूसरे गांव में अगर किसी का निवास परिवर्तन हो रहा है, कुछ मैंने अस्थायी नहीं, दीर्घकाल के लिए, लेकिन अस्थायी नहीं कि यहाँ से छोड़ के वहीं चले गए, दीर्घकाल के लिए अपना निवास परिवर्तन हो गया। तो जैसे एक गांव से नगर की ओर, जैसे आजकल देखे होंगे गांव में सबका ज़मीन घर है, लेकिन वो लोग क्या है, एक अपना घर शहर में भी बनवा लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनका गांव पे है घर, वो वहाँ से यहाँ पे स्थानांतरण होंगे, कुछ वजह से है, अभी आएगा वो क्वेश्चन भी आएगा कि किस वजह से लोग गाँव से शहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अभी उसके लिए भी आएंगे कारक क्या है, क्या रीज़न है, ठीक है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गांव से शहर नगरों की ओर, या एक गांव से दूसरे गांव की ओर, या एक नगर से दूसरे नगर की ओर, या नगर से गांव की ओर। आप सोचेंगे सर नगर से गांव की ओर कौन जाता है? जाते हैं, हाँ, उनकी संख्या कम है। जैसे बहुत लोग ऐसे देखे होंगे आप कि उनकी पोस्टिंग शहर में जॉब किए, जब रिटायर हुए पता चला अपने घर गए हैं, अपना घर जो गाँव में घर है वहाँ घर पे अपना रह रहे हैं, मतलब ड्यूटी किए शहरों में पूरा रहे, जब रिटायर हो गए तो अपने गांव पे जाके वहाँ अस्थायी रहने लगे। तो नगर से गांव की तरफ गए ना, तो उनका ये हुआ कि भाई वो तो नगर से गांव की तरफ प्रवासी हुए, कि नगर में जीवन बिताए, जब रिटायर हुए तो गांव पे अपना घर बनवा लिया, वहीं रह रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं हम शहर में रह जाएँ, तो बहुत लोग अपना शहर में ही मकान बनवा कर रहने लगते हैं, तो उनको हो जाएगा गाँव से शहर की तरफ प्रवासी, ये हो जाएंगे शहर से गांव की तरफ प्रवासी। एक गांव से दूसरे गांव में बहुत लोग का ये है कि उनको कहीं नवर्सा मिल गया, कुछ ऐसा हो गया, ये गांव से वहाँ दूसरे गांव में ज़्यादा उनको व्यवस्था लग रहा है, अच्छा, तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, वहाँ अपना खेती बाड़ी या जो भी करने लगते हैं, ठीक है। या देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा ज़मीन है तो वहीं रहते हैं, वहीं से अपना यहाँ का भी कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले क्या क्या कारक हैं? तो देखिए, प्रवास को प्रोत्साहित करने वाला किस वजह से प्रवास होता है, ठीक है, किस वजह से प्रवास होता है? तो इसके मुख्यतः 6 कारक हैं। प्रवास को प्रोत्साहित करने के मुख्यतः 6 कारक हैं। कौन कौन? आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, भौगोलिक या प्राकृतिक कारक, जननांकी कारक,
सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक। ठीक है, देखिए आर्थिक कारक मीन्स पैसा कमाने के लिए लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं, कमाते हैं, फिर चले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक। सामाजिक कारण, समाज की वजह से भाई अपना गए समाज के, भाई हमारे समाज के लोग वहाँ रह रहे हैं, चलो हम वहीं रहेंगे, फिर अपना काम हो गया, फिर चले आए। भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक की वजह से, जैसे मान लीजिए बहुत लोग बाढ़ का इलाका होता है, बाढ़ में डूब जाते हैं लोग, तो भौगोलिक उनका वहाँ हर बार बाढ़ आ रहा है, तो बाढ़ आने से पहले वो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर बाढ़ खत्म होता है तो आते हैं। इस टाइप से जनसांख्यिक कारक, जैसे अपने समुदाय की जनसंख्या कहीं है और रह रही है, चलो भाई वहीं कुछ दिन रहते हैं वहाँ से, तो ये सब चीज़ें कारक है। सांस्कृतिक तथा धार्मिक से रिलेटेड अगर प्रवास हो रहा है या राजनीतिक से रिलेटेड हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ के लिए, ये इस वजह से अगर उनका प्रवास चेंज हो रहा है दीर्घ समय के लिए, तो इसे हम, ये सब मतलब कारक हैं। ठीक है, दीर्घ समय के लिए अपना प्रवास चेंज कर लिए, तो ये उनके ये सब कारक हैं। ठीक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, भौगोलिक कारक, प्राकृतिक कारक, जनसांख्यिक कारक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नगरीकरण का क्या मतलब है? नगरीकरण का क्या मतलब है? देखिए, गाँव से नगरों की ओर जनसंख्या का अंतरण नगरीकरण कहलाता है। मतलब गाँव से जनसंख्या, जैसे लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो उसको हम नगरीकरण कहते हैं। अभी इसके भी आएंगे कि किस वजह से नगरीकरण होते हैं, उसको भी डिटेल से देख लेंगे। देखिए आगे अगला ही क्वेश्चन आ गया, नगरीकरण के कितने कारक हैं? नगरीकरण के कितने कारक हैं, किस वजह से नगरीकरण हो रहा है? तो इसके मुख्यतः 9 कारक हैं। मुख्यतः 9 कारक हैं। कौन कौन से? कृषि जोत, कृषि क्रांति, यातायात के विकसित साधन, भौगोलिक पर्यावरण, नागरिक सुविधाएं, आर्थिक कारण, सुरक्षित जीवन, चिकित्सा सुविधाएं और औद्योगिकीकरण। ठीक है, देखिए अब एक एक चीज़ को देखते हैं डिटेल में। कृषि जोत, जैसे मान लीजिए कि कृषि से इतना मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, खेती से अगर घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, तो लोग क्या है, शहर की तरफ चलते हैं कमाने, वहाँ जाते हैं, अर्निंग करते हैं। और आप, तो ये हो गया कृषि जोत की वजह से। कृषि क्रांति, जैसे मान लीजिए पहले कटाई के लिए मजदूर काम करते थे, आदमी से काम होता था, अब क्या मशीनें आ गई। जब मशीनें कटाई करेंगी, तो जो वहाँ के मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो लोग का तो जीवन यापन कैसे होगा, ना उनके पास ज़्यादा खेत होता है ना। तो कृषि क्रांति की वजह से भी वो लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी गाँव से शहर की तरफ चलते हैं अपने नौकरी की तलाश में। ठीक है, मतलब पहला कृषि, अगर मतलब हमारे पास इतना ज़मीन नहीं है कि हमारा सफिशिएंट परिवार चल सके, तो वो लोग गए। दूसरा कृषि क्रांति, मतलब कृषि में क्रांति आने से उनका रोज़गार छिन गया, वो लोग बेरोजगार हो गए, तब शहर की तरफ चलते हैं नौकरी के लिए। ठीक है, तीसरा यातायात के विकसित साधन, जैसे मान लीजिए कोई गांव में बिजनेस कर रहा है, लेकिन वहाँ पे यातायात का विकसित साधन नहीं है, तो उनका बिजनेस उतना नहीं चलेगा। शहरों में क्या है, यातायात के विकसित साधन है, ऑटो चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुरंत एक फ़ोन करिए तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आजकल तो क्या क्या ओला और क्या क्या आ गया है, उबर, वो तो ऐप से ही तुरंत बुक किया, टाइम सेट कर दीजिए, उस टाइम पे आपके यहाँ हाजिर हो जाएगा। लेकिन गांव में अभी ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो उनको इस सब चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ता है, इसलिए वो सोचते हैं कि चलो भाई शहर में ही अपना बिजनेस करें। ठीक है, वैसे ही भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक दृष्टि की वजह से, नागरिक सुविधाएँ की वजह से, जैसे मान लीजिए गाँव में सुविधा कम है, शहरों में सुविधा ज़्यादा है, तो लोग सुविधा की वजह से अपना चलते, चलो भाई सुविधा वहाँ ज़्यादा मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है, चलो वहीं रहेंगे। ठीक है, आर्थिक कारण की वजह से, जैसे मान लीजिए गांव में उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है, उतना पैसा नहीं हो पा रहा है, तो शहरों की तरफ आएंगे कमाने के लिए। ठीक है, सुरक्षित जीवन, अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट होते हैं, लगाते हैं, नगरों की तरफ आते हैं। चिकित्सा सुविधा, गाँव में चिकित्सा सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, शहरों में चिकित्सा सुविधा अच्छी है, इसलिए वजह से आते हैं। औद्योगिकरण, गाँव में उद्योग वगैरह नहीं है, शहरों में उद्योग वगैरह है, तो आते हैं कि चलो भाई उद्योग में कुछ ना कुछ नौकरी करके जीवन यापन करें। मतलब मेन थिंग है कैसे भी हमको वहाँ से आ रहे हैं, तो जो मेन है कि हमारा भरण पोषण अच्छे से हो, या हमको अच्छा सुविधा मिले, या अच्छा हमको पढ़ाई लिखाई मिले, या हर चीज़ का फैसिलिटी अपना बढ़ाने के लिए लोग गाँव से शहरों की तरफ आते हैं, नगरों की तरफ आते हैं। ये नगरीकरण, यही इन्हीं वजह से लोग आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा के लिए, कुछ ना कुछ सुविधा के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नगरीय अधिवासों के कितने प्रकार हैं? नगरीय अधिवासों के कितने प्रकार हैं? देखिए, नगरीय अधिवास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला कस्बा मतलब जहाँ पे जनसंख्या 500 से 1000 के आसपास हो,
तो उसे कस्बा कहेंगे। 500, 1000, 1200, 1500 मतलब 500 इसी के लगभग हो, थोड़ी जनसंख्या हो तो उसे कस्बा कहेंगे। जब जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो गई तब उस कस्बा को कस्बा नहीं रह गया, नगर हो गया, फिर उसको हम नगर कहेंगे। ठीक है, कभी कभी कस्बा भी नगर बन जाता है, कोई शिफ्ट होने के, कोई कहीं शिफ्ट भी नहीं हुआ, पहले कस्बा था नगर हो गया, जनसंख्या बढ़ती गई, ज़्यादातर हो गया, ज़्यादा लोग हो गए, फैसिलिटी बढ़ता गया। ठीक है, तो नगर किसे कहेंगे? जहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जगह हो, जहाँ लोग उतने रहते हो 1 लाख से अधिक, उसको नगर कहेंगे। 500 से 1000 रहेगा तो कस्बा, 1 लाख के आसपास रहेगा तो नगर। मतलब ये एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है कि 1 लाख हो गया, अब 1 लाख 1 हो गया तो इसका नाम बदल गया। एक मोटे तौर पर लिया जाता है कि 500 1000 के आसपास है तो कस्बा, 1 लाख के आसपास है तो नगर, 10 से 50 लाख हो गया, अगर 1 लाख से बढ़ के 10 से 50 लाख के आसपास जनसंख्या हो गया तो उसको बोलते हैं महानगर, उसको बोलेंगे महानगर। ठीक है, उसके बाद है सन्नगर। सन्नगर ये ही महानगर में ही एक्चुअली इंटर मारना भूल गए, महानगर वाले ही लाइन में है सन्नगर। सन्नगर होता है जहाँ पे 2 अलग अलग नगर आसपास में हो और दोनों वेल कनेक्टेड हो, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद, दोनों आपस में ही वेल कनेक्टेड हैं, 2 शहर हैं, अलग अलग शहर हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से जुड़े हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कब हैदराबाद से सिकंदराबाद आ गया, सिकंदराबाद से हैदराबाद है, दोनों अलग अलग शहर। तो इस टाइप के शहरों को सन्नगर कहते हैं, मतलब 2 जुड़वा शहर अगल बगल में ही हो, ठीक है, लेकिन वेल कनेक्टेड हो, बढ़िया से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि भारत पाकिस्तान भी तो अगल बगल है लेकिन वेल कनेक्टेड है क्या? नहीं है। हालांकि हम शहर की बात कर रहे हैं, ये तो देश हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिए, कनेक्टेड होना चाहिए अच्छे से, मैंने यहाँ के लोग वहाँ चले जाए, खुले हम वहाँ के यहाँ है, वहाँ का यहाँ बिजनेस कर रहा है, वहाँ का यहाँ बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे चीज़ों को सन्नगर कहते हैं। ठीक है, 5वां है अमलैंड। अमलैंड का मतलब होता है नगर अपने आसपास के कुछ क्षेत्रों की सेवा करता है। ठीक है, और बदले में इन क्षेत्रों से सेवाएं वापस, मतलब सेवाएं प्राप्त करता है। जैसे कोई शहर है, बड़ा शहर है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वो आसपास के गांव में भी सुविधा देता है वो शहर, बदले में वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं, बदले में वो अपनी सेवा उनको देते हैं। मतलब एक दूसरे से पे डिपेंड होना, कि जो लोग हैं शहर में नहीं रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वो अपनी सेवा शहर में दे रहे हैं, डेली आ जाके दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, और बदले में शहर भी जो उन लोगों को भी अपने तरफ से सुविधाएं दे रहा है। तो इस टाइप के चीज़ों को अमलैंड कहते हैं। ठीक है ना, अमलैंड का मतलब नगर अपने आसपास के क्षेत्रों की सेवा करता है, कोई भी नगर है अपने आसपास के क्षेत्रों की सेवा करता है और बदले में वो क्षेत्र के लोग उस नगर को सेवा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अमलैंड। ठीक है, तो ये है आज का, ये एक्चुअली ये चैप्टर लंबा है तो इसमें हम 2 पार्ट में बनाएंगे, तो इसका ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम फिर बहुत ही जल्द बनाएंगे। दूसरा पार्ट के लिए अपना मेरा आगे अगला वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है, फिर एक बार 30 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा क्लास भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा, और मेरा ये यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है इसमें, आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और साथ ही साथ मेरा एक ये टेलीग्राम का चैनल भी है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से हम आपको स्टडी मटेरियल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।